नमस्कार दोस्तों। 22 अप्रैल को अगर पहलगाम में आतंकी हमला ना हुआ होता तो आज 30 तारीख को इस डल लेक में इस तरह से सैकड़ों शिकारे की सवारी करते हुए हजारों की तादाद में पर्यटक होते हैं। और मेरी बाईं तरफ जो हाउस बोट आपको दिख रहे हैं, सारे हाउस बोट खाली हैं। एक हाउस बोट में भी सैलानी नहीं है। और हाउस बोट के जो मालिक हैं, जिनका हाउस बोट है, वो बाहर बैठे हैं। यहाँ कुछ लोग जैसे ताश खेल रहे हैं। यहाँ से वहाँ तक जो लगभग 50-60 हाउस बोट मैंने देखा, सब खाली है। और ये सीजन का वक्त होता है, अप्रैल, मई, जून, उसके बाद। और इस महीने में गुजरात और महाराष्ट्र से ज़्यादा लोग आते हैं और फिर मई जून में पूरे इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से। तो आतंक की उस वारदात के बाद सैलानियों की आमद कश्मीर में न के बराबर है, बहुत कम, 2-3%। और इसकी चिंता कश्मीर की उस आवाम को है जिनकी रोजी रोटी, जिनकी आजीविका, जिनका सब कुछ सैलानियों पर टिका है। और इन सब के बीच, जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत सरकार की तरफ से जो तैयारी की जा रही है, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री मोदी की बैठक हुई सेनाध्यक्षों के साथ, आज दिन भर जिस तरह से बैठकों का दौर चला, उसके बाद एक बेचैनी सी है कश्मीर में कि अब क्या होने वाला है। देश में भी बेचैनी है, कब होने वाला है, क्या होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चैनलों पर आप देख रहे होंगे। वो खबरें यहाँ भी पहुँच रही है। पाकिस्तान से भी कुछ धमकी, चेतावनी, उस तरह की भी खबरें यहाँ पहुँच रही हैं। इन खबरों के बीच जो कश्मीरी आवाम है, अनिश्चितता है उसके मन में, उसके जहन में, और बहुत सारे सवाल हैं। और देश के जो लोग हैं, उन्हें इस बात का इंतज़ार है कि वो दिन कब आएगा जब उन आतंकियों को उनके किए की सज़ा मिलेगी, जिन आतंकियों ने चुन चुन कर देश भर से आए सैलानियों को पहलगाम की उस घाटी में निशाना बनाया। इसी बीच आज एक खबर आई कि राहुल गांधी, शुभम द्विवेदी नाम के वो शख्स जिनकी हत्या आतंकियों ने की थी 22 अप्रैल को, उनके घर गए कानपुर में। शुभम द्विवेदी की शादी फरवरी में हुई थी। उनकी तस्वीरें हमने उस दौर में बहुत देखी। 22 तारीख की घटना के बाद 23-24 लगातार अपनी पत्नी के साथ शादी की तस्वीर, रिसेप्शन की तस्वीर। शुभम द्विवेदी की आतंकियों ने जिस तरह से हत्या की, उसके बारे में खबरें बहुत पढ़ी, लेकिन फर्स्ट पर्सन में उनकी पत्नी ने राहुल गांधी को जो बताया, फिर राहुल गांधी से बातचीत के दौरान शुभम के पिता ने जो कुछ कहा, जो तकलीफ बयां करती उनकी पत्नी की तस्वीर है, उनके पिता की तस्वीर है, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। मैं चाहता हूं राहुल गांधी से जो संवाद हुआ शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशन्या, उसको सुनिए। और यह सुनना इसलिए भी ज़रूरी है कि बीते 8 दिनों के दौरान जो सैलानी आतंकियों के शिकार हुए, जिन सैलानियों के सीने पर या माथे पर आतंकियों की गोली लगी, जिनकी धार्मिक पहचान पूछकर, हिंदू होने की बात पूछकर, उनका धर्म, उनका नाम पूछकर, कुछ लोग बीच में एक दौर था जब इसको झुठलाने की कोशिशें हुई या इसके काउंटर नैरेटिव बना कि ऐसा कैसे मुमकिन है, लेकिन वो सारे परिवार के लोग बार बार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। वही आज ऐशन्या ने भी कहा। मैं आज कानपुर गया और वहाँ पे जो टेररिज्म के विक्टिम थे उनसे मैंने बात की, परिवार से मैंने बात की। कोल्ड ब्लडेड तरीके से उनके बेटे को मारा गया है, बिना मर्सी के। क्या कहा ऐशन्या ने? राहुल गांधी ने उनसे जब पूछा उस घटना के बारे में, तब ऐशन्या जो शुभम द्विवेदी की पत्नी हैं, उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को दोपहर 2:25 पर हम लोग लंच कर रहे थे, तभी नॉर्मल कपड़ों में एक आतंकी आया। उसने पूछा हिंदू हो या मुसलमान। हिंदू कहते ही सिर्फ 5 सेकंड में मेरे पति को गोली मार दी। राहुल गांधी ने पूछा, दैनिक भास्कर के हवाले से खबर बता रहा हूँ, कि यह सब कितनी देर तक चला। इस पर ऐशन्या ने कहा करीब 45 मिनट तक आतंकियों ने खून खराबा किया। वो आराम से लोगों से नाम पूछ कर मार रहे थे। उन्हें यह टारगेट दिया गया था कि पत्नी के सामने पति की हत्या करनी है। वो महिलाओं से कहते थे कि जाकर अपनी सरकार को बताओ, मैं तुम्हारे पति को मार रहा हूं, तुम्हें नहीं मारूंगा।
और यही हुआ था उस समय, यही खबरें आई थी तब भी कि जाकर मोदी को बता देना, सरकार को बता देना। लेकिन अगर ऐशन्या ये कह रही है कि करीब 45 मिनट तक आतंकियों ने खून खराबा किया, और यही बात जो शैलेश भाई थे जिनकी हत्या आतंकियों ने की, सूरत के थे, उनकी पत्नी शीतल, अगर मुझे नाम याद आ रहा है, उनका बेटा नक्श, उसके बयान आए थे उस बर्बरता हत्याकांड के दूसरे तीसरे दिन ही 24 तारीख को। उन्होंने भी यही कहा था कि 40-45 मिनट तक चला और सुरक्षाकर्मी वहाँ नहीं थे, सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। ये सवाल बार बार सरकार से पूछा जाना चाहिए, पूछ रहे हैं, लेकिन इससे भी बहुत लोगों को परेशानी है। यही चीज़ अगर ऐशन्या कहती है कि 45 मिनट तक आतंकियों ने खून खराबा किया, तो 45 मिनट तक आतंकी वहाँ थे। वहाँ से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई सुरक्षा घेरा या सुरक्षा बल या उनकी तैनाती मौजूदगी नहीं थी, उनको आने में वक्त लगा। शायद अगर सुरक्षा इंतजामात होते, जो हम लोग बार बार कह रहे हैं, तो आतंकी या तो हिम्मत नहीं करते, और अगर आते तो मारे जाते। आते ही नहीं, अव्वल उन्हें पता होता कि हाँ सुरक्षा बलों की तैनाती है, तो ऐसा वो हिम्मत ही नहीं करते, ऐसी हिम्मत नहीं करते। ऐशन्या ने कहा कि महिलाओं से वो कहते थे कि जाकर अपनी सरकार को बताओ। राहुल ने फिर पूछा, जो लोग घायल थे वो नीचे कैसे पहुंचे? ऐशन्या ने जवाब दिया, सर मुझे मेरी बहन घसीट कर नीचे ले आई, आतंकियों ने महिलाओं को छुआ तक नहीं। राहुल गांधी ने फिर पूछा, आपने ये सब खुद देखा? इस पर ऐशन्या ने कहा, हाँ मैं करीब 15-20 मिनट तक वहाँ थी। अब सोचिए कि किसी महिला के सामने 2 महीने पहले उसकी शादी हुई हो, उसके पति को मौत की नींद आतंकी सुला दें, और वो महिला लाचारगी के साथ सब कुछ देखती रह जाए, बेचारगी के साथ सब कुछ देखती रह जाए, जिंदगी भर के लिए वो जख्म, वो दर्द उसके जहन में पैबस्त रहेगा, क्योंकि वो सब उसने देखा है जो कभी भूल नहीं पाएगी। और ऐसी ही कहानी विनय नरवार और उनकी पत्नी की थी, जिनकी हत्या आतंकियों ने की, लेफ्टिनेंट नरवार की, और उनकी पत्नी वहाँ मौजूद थी, और सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा, जो तस्वीर दुनिया ने देखा कि कैसे बगल में डेड बॉडी पड़ी है, और वो उस अवस्था में है कि समझ सकते हैं कि उनके भीतर क्या गुजरी होगी। अब ये आतंकी जो आए थे, किस तरह से, क्या उनको टास्क दिया गया था, ये इस तरह की वारदात से और इस तरह के बयान से साफ है। उनका मकसद ही था चुन चुन कर मारना, उनका मकसद ही था सैलानियों को उस जगह पर टारगेट करना जहां सुरक्षा के इंतजामात नहीं थे, और नाम पूछकर मारना, और यही देश को संदेश देना, और यही हुआ और यही उन्होंने किया। लेकिन उसके पीछे कोई लार्जर डिजाइन ज़रूर रहा होगा। जब वो पकड़े जाएंगे या सुरक्षा बल की जद में आएंगे, या जब सरकार की तरफ से इसके बारे में अगर कोई ब्रीफिंग होगी, तो मुकम्मल जानकारी मिलेगी। लेकिन अब तक तो यही लग रहा है। उसके बाद ऐशन्या की बहन ने पूछा कि मैंने वहाँ मदद मांगी। राहुल ने जब आगे सवाल पूछा, ऐशन्या के बहन ने कहा कि मैंने वहाँ मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। मेरी बहन शॉक थी, कह रही थी कि वह नहीं जाएगी, मैं जबरन उसे खींचकर नीचे लाई। ये भी बहुत अहम है कि उसे कहीं मदद नहीं मिली। एक बात और कही गई कि बहुत सारे लोगों को घोड़े वाले बचा के ले आए, जिसमें एक घोड़ा वाला आतंकियों से भिड़ा, जो सैलानी थे उनके बचाव में, और उसके बाद घोड़े वाला आदिल शिकार भी हुआ, उसकी भी हत्या आतंकियों ने कर दी। बहुत सारे ऐसे घोड़े वाले थे जिन्होंने बहुतों को बचाया, सलामती के साथ नीचे लाए, जैसे वो नजाकत की कहानी जो मैंने भी आपको सुनाई, जिनको लेकर छत्तीसगढ़ के परिवार को किस तरह से नजाकत ने बचाया, और किस तरह से बच्चे और महिलाओं को और पुरुषों को लेकर नीचे आए। लेकिन इसकी एक शिकायत है ऐशन्या की कि मैं घोड़े वालों के सामने गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। तो ये शिकायत भी पॉइंट नोट किया जाना चाहिए कि क्या ऐसी स्थिति हुई कि उन्हें मदद नहीं की जो ऐशन्या कह रही है। हालांकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे सैलानी जो लौटे, उन्होंने घोड़े वालों को शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने कहा कि घोड़े वाले ने या जो और लोग थे उन्होंने हमें बचाया, उन्होंने हमें सुरक्षित नीचे पहुंचाया। ऐसे बहुत सारे लोगों के बयान ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन ऐशन्या के ये बयान है। राहुल गांधी के साथ कुछ इमोशनल तस्वीरें हैं। ऐशन्या के फादर इन लॉ शुभम के पिता संजय द्विवेदी ने कहा, बेटे का आधा सिर इसके ऊपर गिरा था, आप कुछ करिए, आप देश के बड़े नेता हैं। अब बेटे का आधा सिर इसके ऊपर गिरा था ऐशन्या के, तो उस घटना के बारे में सोचकर और उस दरिंदगी के बारे में सोचकर रूह कांप सकती है। तो उस पिता पर क्या गुजर रही होगी और ऐशन्या पर क्या गुजर रही होगी, इसकी हम आप
शायद कल्पना भी न कर पाए। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने 2 बार ऐसा दर्द झेला है, मेरी दादी भी आतंकवाद की भेंट चढ़ी, मेरे पिता भी चले गए, शुभम को शहीद का दर्जा मिले इसके लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखूंगी। क्योंकि ये खबर आई कि शुभम के पिता संजय द्विवेदी ने कहा कि हम चाहते हैं कि शुभम को शहीद का दर्जा मिले। तो राहुल गांधी ने कहा मैं इसके लिए प्रधानमंत्री को मैं चिट्ठी लिखूंगा और ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए मैंने प्रधानमंत्री से सर्वदलीय बैठक की मांग की थी। राहुल गांधी ने शुभम के परिवार वालों से मोबाइल पर प्रियंका गांधी से भी बात कराई और कहा कि आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, चाहे वो जहां छुपे हों। 31 साल शुभम की उम्र थी, 2 महीने पहले शादी हुई थी। 17 अप्रैल को ही ऐश्वर्या और परिवार के 11 सदस्यों के साथ शुभम कश्मीर घूमने गए थे। उन्हें 23 अप्रैल को घर लौटना पड़ा, लेकिन 23 अप्रैल को घर लौटना था, लेकिन 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में ये घटना हो गई। अब एक सवाल राहुल गांधी या विपक्ष के तमाम नेता ये बार बार कर रहे हैं, इसमें फिर राहुल गांधी ने कहा कि मैंने ऑल पार्टी मीटिंग की बात की है, चिट्ठी लिखी है। कल हमने अपने वीडियो में बताया था कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए और ये देश की सुरक्षा का सवाल है। आतंकवाद का जवाब देने के लिए विपक्ष की एकजुटता सरकार के साथ है, लेकिन संसद का ज्वाइंट सेशन बुलाकर, ज्वाइंट सत्र बुलाकर, दोनों सदनों का सत्र बुलाकर, संसद सत्र बुलाकर सरकार को विपक्ष की बात भी सुननी चाहिए और सरकार को अपना पक्ष भी रखना चाहिए। सारे जितने नेता हैं अलग अलग पार्टियों के विपक्ष के, हर नेता यही कह रहे हैं और बहुत सारे आरजेडी के जैसे सांसद हैं मनोज झा या राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम ऐसे नेताओं ने सरकार से गुजारिश की है, प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। लेकिन सरकार की मंशा अभी कोई इस तरह की नहीं दिख रही है अभी कि सत्र बुलाया जाए। तो सवाल उठता है देश को पता कैसे चलेगा कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ, इंटेलिजेंस लैप्स हुआ और इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? सुरक्षा की जिम्मेदारी, चूंकि जेएनके ऐसा स्टेट है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती है जो सीधे केंद्र सरकार के अधीन है। पैरामिलिट्री फोर्सेज चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे बॉर्डरिंग इलाके में बीएसएफ हो, चाहे बहुत जगह आर्मी के पोस्ट बने हैं। और उसके बाद चूंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए चुनी हुई सरकार जरूर है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अधीन ना होकर एलजी के अधीन है जैसे दिल्ली में है। यानी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज जिनकी जिम्मेदारी सुरक्षा की थी वो दोनों केंद्र सरकार के अधीन है। तो केंद्र सरकार से ही ये सवाल पूछा जा रहा है। तमाम विपक्षी नेता केंद्र सरकार से ही सवाल पूछ रहे हैं, हम जैसे तमाम लोग केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सवाल का जवाब अब तक ऐसा कुछ मिला नहीं है। एक बहुत मार्मिक तस्वीर भी दिखी जब शुभम की पत्नी बहुत भावुक हुई और रोने लगी, तो राहुल गांधी ने गले लगाया और तभी राहुल गांधी ने कहा कि मैंने भी पिता और दादी को खोने का दर्द झेला है। और ये ऐसी तकलीफ है शुभम की पत्नी की या उनके पिता की कि कोई भी आदमी अगर उनके जख्म को कुरेदेगा या उस घटना के बारे में बात करेगा, नहीं करेगा तो भी उन्हें कई सालों तक उस जख्म का एहसास होगा, टीस होगी कि उनके सामने, शुभम की पत्नी के सामने ये घटना हुई और उनके सामने उनके पति को मौत की नींद सुला दिया गया नाम पूछकर। लेकिन अब सवाल उठता है कि इसका जवाब कि क्यों सिक्योरिटी लैप्स हुआ। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? प्रतीक, मुंबई से। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। हेलो सर। हेलो, कैसे हो आप? ये कुछ टूरिस्ट जा रहे हैं, खैर बीच में उन्होंने थोड़ा थॉट को तोड़ा मैं क्या बोल रहा था। और इस बीच जो मैंने शुरू में भी बात की शायद कि भारत सरकार की तरफ से बहुत मुकम्मल इंतज़ाम किए गए हैं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के। जिस पहलगाम में जो बाज़ार है उससे 6-7 किलोमीटर दूर जहां बैसरन घाटी में आतंकियों ने उस वारदात को अंजाम दिया, वहां चारों तरफ अब सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती है, वहां जाने की मनाही है। वहां कल एनआईए ने रिक्रिएशन किया, एग्ज़िट और एंट्री के बारे में जानकारी हासिल करने की या समझने की कोशिश हो रही है। इस बीच सरकार के लेवल पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। एक खबर आई कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में एक अहम फैसला हुआ कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा तंत्र मजबूत,
NSAB में पूर्व चीफ रॉ चीफ समेत 7 सुरक्षा विशेषज्ञ शामिल हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नए सिरे से गठन किया गया है। रॉ के पूर्व चीफ रहे आलोक जोशी को इसका नया चेयरमैन बनाया गया है और इसमें 6 सदस्य होंगे, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पूर्व अफसर हैं। साथ में पूर्व डिप्लोमेट और पूर्व IPS अफसर को भी शामिल किया गया है। सरकार ने फैसला आतंकी हमले को देखते हुए किया है। और PM मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी यानी आज CCS की बैठक में ये फैसला किया गया और इससे पहले भी CCS की बैठक 23 तारीख को हुई थी। लेकिन ये सब सरकार की तरफ से चाक चौबंद इंतजाम भी किए जा रहे हैं और आगे की फॉरवर्ड प्लानिंग के लिए भी, क्योंकि वो आतंकी पकड़े नहीं गए, मारे नहीं गए, दबोचे नहीं गए। तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, सुरक्षा बलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उनको ट्रैक करना, ट्रेस करना और उन्हें दबोचना। और इसलिए जम्मू कश्मीर के कई जिलों में, कश्मीर घाटी के कई जिलों में ज़बरदस्त तलाशी अभियान सुरक्षा बलों की तरफ से किया जा रहा। मैं जब आज पहलगाम से आ रहा था तो जगह जगह जो फोर्सेज की पिकेट गाड़ियाँ, जो CRPF और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी जगह जगह लगातार दिख रही है। उसमें बहुत सारे टूरिस्ट भी आ रहे हैं। एक चिंता और टूरिस्ट में हमें लगा कि होगी जब कल ये खबर आई कि 40-45 पोस्ट ऐसी जगह जो टूरिस्ट स्पॉट बंद किए गए, लेकिन आज मैंने देखा कि उसके बाद भी बहुत सारे सैलानी आ रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अब जो तनाव जैसा माहौल है या बन रहा है, या पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत बातें कही जा रही है, क्या इसके बाद भी आने वाले समय में सैलानियों का आना जारी रहता है? और सैलानी अगर आने की उनकी संख्या नहीं बढ़ती है या सैलानियों की आमद कम रहती है, तो एक बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा संकट कश्मीर घाटी के उन तमाम हज़ारों लोगों के लिए होगा जिनकी पूरी आजीविका सिर्फ सैलानियों की आमद पर टिकी है। और कश्मीर 2016, 15, 17 का कश्मीर और 2020, 21, 22, 23, 24, 25 का कश्मीर बहुत कुछ बदला है। इसमें कहने समझने की ज़रूरत है। उस बदलाव का नतीजा हम कई बार कई फॉर्म में देख चुके हैं और कई बार कई वीडियो में बात कर चुके हैं, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है कि यहाँ से आगे क्या होने वाला है? बड़ा होने वाला है, हर चैनल पर चल रहा है। वो क्या बड़ा होगा? उस बड़ा होने का क्या असर होगा? पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत सारी बातें कही जा रही है। जैसे आज मैं देख रहा हूँ भास्कर में खबर छपी, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकियाँ हटाई, सीज फायर तोड़ने पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को चुनौती दी है। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ने की खबर आ रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर कई पोस्ट पाकिस्तानी सेना ने खाली कर दिए हैं, वहाँ से झंडे हटा लिए हैं। पाकिस्तानी सेना LOC पर लगातार सीज फायर वायलेशन कर रही है। बुधवार को भी पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सीज फायर तोड़ा, बुधवार यानी आज, जिसका जवाब भारतीय सेना ने दिया। भारत पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशन के DG के बीच हॉटलाइन पर बातचीत हुई। ये सारी चीज़ें हो रही है। इस बीच पाकिस्तान के नेताओं, मंत्रियों और बहुत सारे लोगों के बहुत भड़काऊ बयान उधर से भी आ रहे हैं। तो ये सब जब खबरें यहाँ आती है तो लोगों के भीतर कई तरह की आशंकाएं, चिंताएं भविष्य को लेकर होती है, दिखती है। लेकिन सवाल ये है कि उन आतंकियों और उनके हैंडलर को जवाब भी देना है, उनकी तलाश भी होनी है। और जो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि देश के सामने ये दिखाना है और देश के जो करोड़ों लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उन आतंकियों को उनके किए की सज़ा मिले, तो उसके लिए सरकार के सामने चुनौती है कि कैसे वो आतंकी दबोचे जाएं या देश को संदेश दें कि उनके किए की सज़ा उनको दी गई। और किस तरह से होगी, क्या सरकार सोच रही है, क्या प्रधानमंत्री मोदी और कल सेना प्रमुखों की बैठक में क्या तय किया गया, इसका अंदाज़ा हम लोग लगा नहीं सकते। अंदाज़ा लगाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब वो 2 लाइन की, 4 लाइन की हेडलाइन वाली खबर आई कि सेना प्रमुखों को खुली छूट दी गई है, वो खबर भी बहुत संकेत देती है। लेकिन उस संकेत को हम किस तरह से आने वाले दिनों में देखेंगे, इसका इंतज़ार बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो चलिए, शाम हो गई है और अभी अगर जैसा कि मैंने कहा नॉर्मल डेज होते तो अभी यहाँ सब जगह म्यूजिक की आवाज़ें आ रही होती। हर शिकारे पर जो टूरिस्ट जो लौट के आ रहे होते शिकारे से, और हाउस बोट पर जो ठहरते हैं हाउस बोट पर जो ठहरते हैं, वो सब अभी दिख रहे होते हैं। लेकिन अभी सब खाली है। और फ़िलहाल मैं इस वीडियो को अब श्रीनगर से ख़त्म करता हूँ। फिर मुलाकात होगी, कल शायद मैं दिल्ली जाऊँ। नमस्कार।